नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है खेती की ज़मीन पर मकान कैसे बनाएं। ऐसा अक्सर होता है कि मकान बनाने के लिए ज़्यादा ज़मीन नहीं होने पर लोग खेत में मकान बना लेते हैं। अगर आपकी भी ऐसी कोई प्लानिंग है तो ज़रा ध्यान से इस खबर को सुन लीजिए। ऐसा न हो कि मकान बनाने के बाद उसे तोड़ने की नौबत आ जाए। दरअसल खेतिहर ज़मीन से जुड़ा एक नियम है जो आपको बिना ज़रूरी प्रोसेस के कृषि भूमि पर मकान बनाने की इजाज़त नहीं देता है। इसके अलावा कुछ लोग खेतिहर ज़मीन पर प्लॉट बनाकर बेच देते हैं। ऐसी ज़मीन खरीदने पर भी आपका पैसा डूब सकता है। लिहाजा दोनों ही हालत में पैसे गंवाने से पहले इससे जुड़े नियम को समझ लेना ही बेहतर होगा। दरअसल खेती की ज़मीन पर उसका मालिक भी बिना परमिशन के घर नहीं बना सकता है। ऐसे में कहीं घर बनवाने के बाद आपको उसे गिराना नहीं पड़े, इसलिए आपको इससे जुड़े नियमों को जान लेना चाहिए। क्या होती है खेती योग्य ज़मीन, इसकी परिभाषा क्या है, इसको जान लीजिए अच्छी तरह से। ऐसी भूमि जिस पर किसी भी तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है वह खेती योग्य भूमि में आती है। आमतौर पर किसी भूमि क्षेत्र के हिस्से के रूप में परिभाषित की गई ज़मीन अस्थायी चारागाहों, फसलों और कृषि कार्यों आदि के इस्तेमाल के लिए उपयोग में ली जाती है। इनमें किसानों द्वारा हर साल फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस ज़मीन पर आपका मालिकाना हक होने के बावजूद आप इसमें घर नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार की ओर से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। अब सवाल उठता है कि खेती की ज़मीन पर घर बनवाने के लिए क्या करें, तो इसे भी जान लें। अगर आप खेती की ज़मीन पर घर बनाना चाहते हैं तो पहले आपको उसका कन्वर्जन कराना होता है। उसके बाद ही आप खेती की भूमि पर घर बनवा सकते हैं। हालांकि कन्वर्जन का नियम देश के कुछ ही राज्यों में है। अधिकांश राज्यों में खेती की ज़मीन खरीदकर उस पर घर बनाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो आइए कन्वर्जन के नियम को जान लेते हैं, जिसकी मदद से कोई व्यक्ति खेती की ज़मीन पर अपना घर बना सकता है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एवं बिहार में किस कानून के तहत खेती की ज़मीन पर घर बना सकते हैं उस पर आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जहां कृषि भूमि पर मकान बनाने, दुकान करने एवं उद्योग लगाने के लिए कानून बनाए गए हैं। इन राज्यों के कानून में ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग एक जैसा ही है। सभी राज्यों के कानून पर एक वीडियो में चर्चा करना भी संभव नहीं है। यदि चर्चा करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा और उबाऊ हो जाएगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अंतर्गत भूमि को गैर कृषि भूमि या आबाद भूमि घोषित किया जाता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में यह धारा 143 थी, जिसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में धारा 80 कर दिया गया है। जब किसी भूमि को कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन के अलावा किसी अन्य औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोग हेतु किया जाता है तो उसे राजस्व संहिता की धारा 80 के अंतर्गत गैर कृषि या आबाद भूमि घोषित कर दिया जाता है। इसके लिए आवेदक आरसी फॉर्म 25 में उप जिलाधिकारी को आवेदन कर सकता है। इस अधिनियम में बदलाव इसलिए किए गए ताकि रियल एस्टेट डेवलपर्स कृषि भूमि पर निर्माण कर सके। उत्तर प्रदेश का अभी आप लोग जान ही गए हैं, अब कर्नाटक का भी जानने की कोशिश करते हैं।
कर्नाटक सरकार ने खेती की ज़मीन को घर बनाने में इस्तेमाल करने के लिए 2022 में कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 95 में बदलाव किया। इसमें खरीदार को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, जिसके 3 दिनों के भीतर ज़मीन के कन्वर्जन की अनुमति मिल जाती है। हालांकि आज तक आमतौर पर केवल सूखी या बंजर भूमि को ही कन्वर्जन के लिए प्राथमिकता दी जाती है। मंजूरी देने से पहले यह देखा जाता है कि वह लोगों के रहने लायक इलाके में है या नहीं। अब उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक के बाद बिहार में कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में उपयोग करने के लिए किस कानून का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि हमारे बिहारी भाई को पूरी तरह से समझ में आ जाए। बिहार में बिहार कृषि भूमि अधिनियम 2010 को गैर कृषि प्रयोजनों के लिए रूपांतरण अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार राज्य में कृषि भूमि का उपयोग सक्षम प्राधिकारी यानी उप विभागीय अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना गैर कृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता है। भूमि परिवर्तन की प्रक्रिया कन्वर्जन शुल्क के भुगतान पर पूरी की जाती है। यहाँ बता दें कि यदि मास्टर प्लान के प्रकाशन द्वारा कृषि भूमि वाले क्षेत्र को वाणिज्यिक, औद्योगिक या शहरी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो बिहार कृषि भूमि अधिनियम 2010 किसी भी सीमा पर लागू नहीं होगा। बिहार में भूमि उपयोग में कुछ शर्तों के साथ भूमियों के संबंध में रूपांतरण के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि पहला, बिहार सरकार के स्वामित्व वाली भूमि। दूसरा, स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व वाली संपत्ति जिसका उपयोग किसी भी सामुदायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, जब तक कि क्षेत्र का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। तीसरा, भूमि का उपयोग धार्मिक, सामाजिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जब तक भूमि का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। चौथा, पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े घरेलू सूक्ष्म उद्योगों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति जो कि 1 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। पाँचवा, छोटी दुकानों के लिए उपयोग किए जाने वाला क्षेत्र जो कि अधिकतम 500 वर्ग फुट तक होनी चाहिए। छठा, भूमि का उपयोग ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जाएं। सातवां, बिहार किराएदारी अधिनियम 1885 की धारा 23(2) में निर्दिष्ट भूमि उपयोग। कैसे होता है खेती वाली ज़मीन का कन्वर्जन, इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जन का नियम हर एक राज्य में अलग अलग होता है। आप किस राज्य में रहते हैं, वहाँ के नियम के हिसाब से ज़मीन का कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन के लिए या तो ज़िले के राजस्व विभाग में बात करनी होती है या फिर प्लानिंग अथॉरिटी से। इन दफ्तरों से इजाज़त मिलने के बाद ही ज़मीन का कन्वर्जन हो सकता है। अगर ज़मीन का बड़ा प्लॉट ले रहे हैं तो आपको अपने इलाके के टैक्स विभाग या प्लानिंग ऑफिसर से बात करनी होगी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किसी भी साइज की ज़मीन के मालिक को अपने शहरों की राजस्व एजेंसियों के पास जाना होगा। हालांकि राजस्थान में जिन लोगों के पास 2500 वर्ग मीटर तक ज़मीन है, उन्हें तहसीलदार से बात करनी होती है, लेकिन 10,000 वर्ग मीटर तक की बड़े प्लॉट के लिए मालिक को उप विभागीय अधिकारी से अनुमति लेनी होती है। प्लॉट बहुत बड़ा हो तो लोगों को आमतौर पर राजस्थान राज्य के कलेक्टर या सरकार से अनुमति मिलती है। कन्वर्जन के लिए किन कागजों की ज़रूरत होती है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। खेती योग्य भूमि को आवास योग्य भूमि में बदलने के लिए आपको कन्वर्जन कराना होता है।
जिसके लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें ज़मीन के मालिक का पहचान पत्र होना आवश्यक है। इसके साथ ही मालिकाना हक, किराएदारी और फसलों का रिकॉर्ड, सेल डीड और म्यूटेशन डीड, गिफ्ट पार्टीशन डीड अगर ज़मीन गिफ्ट में मिली हो, NEC यानी कि नील इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, म्यूनिसिपल काउंसिल या ग्राम पंचायत से NOC का पेपर, ज़मीन के मालिकाना हक का 7/12 कागज़, सर्वे मैप, लैंड यूटिलाइजेशन प्लान, लैंड रेवेन्यू की रसीद, वाटर सर्टिफिकेट की पोर्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा उस ज़मीन पर कोई बकाया राशि या फिर कोई मुकदमा नहीं होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि कृषि भूमि का कन्वर्जन शुल्क कितना होता है, तो आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जब खेती की ज़मीन को आवास भूमि में बदला जाता है तो आपको कुछ शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भूमि राज्य का विषय है, ऐसे में हर राज्य में कन्वर्जन शुल्क अलग अलग होता है। इसे हम आपको कुछ उदाहरण देकर समझाएंगे। जैसे राजस्थान में कमर्शियल यूज के लिए ज़मीन को परिवर्तित करने की फीस 400 से 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच है। वहीं आंध्र प्रदेश में भूमि का मूल्य 3% कन्वर्जन शुल्क के रूप में भुगतान किया जाता है। हरियाणा में 210 रुपये प्रति वर्ग मीटर ज़मीन को परिवर्तित करने की फीस है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ आवासीय उपयोग की इजाज़त के लिए ज़मीन को परिवर्तित करने का शुल्क 14,238 रुपये से लेकर 24,777 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक होता है। बिहार का हवाला ले तो वहाँ कन्वर्जन शुल्क के बतौर संपत्ति के मूल्य का 10% भुगतान करना होगा। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि कृषि भूमि को आवासीय में तब्दील करने का शुल्क कम है, जबकि इसे कमर्शियल उपयोग में तब्दील करने का शुल्क अधिक है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 के अंतर्गत या अन्य राज्यों के अधिनियम के अनुसार जब कृषि भूमि गैर कृषि घोषित हो जाता है तब कौन सा लाभ होता है, तो इसे भी जान लेते हैं। तो पहला है, सर्कल रेट के अनुसार मूल्य बढ़ जाएगा, जिससे ज़मीन पर ऋण भी अधिक लिया जा सकता है। दूसरा है, ज़मीन भू राजस्व से मुक्त हो जाएगी। तीसरा है, चकबंदी प्रक्रिया से बाहर हो जाएगी। और चौथा है, भूमिधरी से संबंधित विक्रय के सभी नियमों में छूट प्राप्त हो जाएगी, अर्थात ऐसी भूमि का विक्रय अनुसूचित जाति का व्यक्ति अन्य जाति को बिना जिलाधिकारी के आज्ञा लिए कर सकता है। क्या इस अधिनियम के चलते कृषि भूमि का रकबा धीरे धीरे घट रहा है? सामान्यतः बंजर या कम उपजाऊ जमीन का ही गैर कृषि कार्य में उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन होता है ठीक इसका उल्टा। सरकारी कर्मचारी के मिलीभगत से उपजाऊ वाले ज़मीन को धड़ल्ले से गैर कृषि कार्य के उपयोग में बदला जा रहा है। गांव में भी आबादी सघन हो गई है। मकान बनाने के लिए गांव में कोई प्लॉट नहीं बचा है। लोग गांव के बाहर खेती वाली ज़मीन में घर बनाने लगे हैं, जो कि काफ़ी उपजाऊ है। शहर के अंदर की ज़मीन की कीमत भी आसमान छूने लगी है। लोग सस्ता के चक्कर में शहर से काफ़ी दूर या यूँ कहिए कि खेती की ज़मीन खरीद कर उस पर घर बनाने लगे हैं। शहर के आसपास के गाँव में किसानों की चांदी हो गई है। साथियों, किसान अपनी कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि रूप में बदल रहे हैं। किसान उस ज़मीन का उपयोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इन दिनों किसानों में इसके लिए होड़ देखने को मिल रही है। जो किसान अपना गुजारा मुश्किल से चला पाते थे, उनके आलीशान घर बन गए हैं। वह लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन इससे जो कृषि भूमि कम होने की समस्या खड़ी हो गई है, उस तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। भूमि अधिनियम की धारा 143 या धारा 80 की आड़ में दिल्ली के पास नोएडा में भू माफिया का कब्जा बढ़ गया है। अवैध कॉलोनी बसाए जा रहे हैं
और गलत तरीके से बनाए गए फ्लैट्स की भरमार हो गई है। हाल यह है कि गांव के नज़दीक सस्ते फ्लैट बनने की प्रक्रिया बेहद तेज हो गई है। इस समय नोएडा और ग्रेटर नोएडा के समीप 50 गांवों में फ्लैटों को बनाने का कार्य किया जा रहा है। जिस जमीन पर यह फ्लैट बनाए जा रहे हैं उसे आबादी भूमि में दर्ज कराया जा चुका है। 50 मीटर से लेकर 200 मीटर तक के प्लॉट लोगों को बेचे जा रहे हैं। किसान खेती से इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना वह ज़मीन को इस काम में इस्तेमाल करने से कमा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह का काम केवल नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली, गाज़ियाबाद या फरीदाबाद में हो रहा है। कई जगह तो अवैध रूप से कॉलोनी बस गई है। अब तो लगभग देश का कोई ऐसा जगह नहीं बचा है जहां अवैध रूप से खेती की ज़मीन पर बिना सरकारी परमिशन के आलीशान घर या दुकान बना है या बनाए जा रहे हैं। देखने में आया है कि खेती की ज़मीन पर स्कूल से लेकर फैक्ट्री तक चलाए जा रहे हैं, वो भी बिना सरकार के परमिशन से, जो कि उपजाऊ ज़मीन है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के चर्चा में बस इतना ही। हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना ना भूलें। स्पेशल कानूनी सहायता के लिए समाचार प्रसार चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।